मंथन के आज के इस प्रोग्राम में हम सभी आपसे यह जानना चाहते हैं कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक महिलाओं के जीवन में क्या मुश्किलें रहीं व किस प्रकार के बदलाव आए तथा कामकाजी महिलाओं की वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं। मंथन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है सर आपने। भारत में महिलाओं की स्थिति पिछले कई सदियों से बड़े बड़े बदलावों का सामना कर रही है और महिलाओं की स्थिति अगर अपन बात करें वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक तो सबसे गतिशील दौर महिलाओं के लिए रहा है। ये वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी। समाज और परिवार में महिला का मान सम्मान होता था। उनको शिक्षा प्राप्ति के अधिकार थे, संपत्ति में भी उनका हक होता था और यही नहीं, जो सभा समितियां थी उनमें भी वह स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने में उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। ऐसा ही नहीं है कि 100% ही उनकी स्थिति अपन कह दें कि वैदिक काल में 100% स्थिति उनकी बहुत सुदृढ़ रही हो। हाँ, उस दौर में भी कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि उस दौर में भी महिलाओं को नीची दृष्टि से देखा जाता था, हेय दृष्टि से देखा जाता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो वैदिक काल से स्थिति थी वह अवनति की ओर शुरू हो गई और महिलाओं पर कई प्रकार की निरोगताएं पुरुषों ने आरोपित कर दी। निंदनीय शब्दों का प्रयोग भी किया जाने लगा। उनकी स्वतंत्रता और उन्मुक्तता जैसे मूलभूत अधिकारों पर भी अंकुश प्रारंभ हो गया था और मध्यकाल आते आते महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई और पर्दा प्रथा इस कदर हावी हो गई कि महिलाओं को एकांत में रहने के कठोर नियम बना दिए गए और शिक्षा की सुविधा उस दौर में सोच पाना ही संभव नहीं था। उनके सम्मान, विकास और सशक्तिकरण के ये अंधकार का युग कहा जा सकता है। उस दौरान विदेशी आक्रमण हो और शासकों का विलासतापूर्ण जीवन, इन दोनों ने ही महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना करके रख दिया था और उस दौरान बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी कुरीतियों का प्रवेश हुआ और महिलाओं का निजी और सामाजिक दोनों ही जीवन कलुषित हो गए थे। हालांकि इस दौर में भी जिन महिलाओं को उचित अवसर मिले, शिक्षा प्राप्ति की अच्छी व्यवस्थाएं मिली, तो उस दौरान भी उन महिलाओं ने राजनीति हो, साहित्य हो, धर्म हो, शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में अपना परचम फहराया था। इसका अगर उदाहरण लिया जाए तो चांद बीबी के द्वारा अकबर की शक्तिशाली सेना से अपने दुर्ग की रक्षा करना हो, चाहे रजिया सुल्तान का दिल्ली की राजगद्दी संभालना हो या गोंड की महारानी दुर्गावती का 15 वर्ष तक शासन हो या मीराबाई का भक्ति आंदोलन हो या जीजाबाई का महान प्रशासन हो और मैं तो कहूंगा कई सामाजिक और न्यायिक समानता की वकालत के कई आंदोलन भी उसी दौर में प्रारंभ हुए थे। आर्य समाज ने नारी शिक्षा के प्रसार पर उस दौर में बहुत जोर दिया और उस दौरान राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और ईश्वरचंद विद्यासागर आदि ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध कड़ी आवाज उठाई थी। महिलाओं का पुनरुत्थान अंग्रेजों के आगमन के बाद से शुरू हुआ था, जिसको अपन ब्रिटिश काल से प्रारंभ मान सकते हैं। इस काल में, इस दौर में महिलाओं के लिए अच्छे कानून बने और शिक्षा में विस्तार हेतु कई सुधार हुए और ऐसे कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सुधार प्रारंभ इसी दौर में हुए और महिला संगठनों का उदय और सामाजिक सुधार के कई आंदोलन और इन सब से महिला के उत्थान की ठोस शुरुआत की नींव रखी गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हालांकि सरकार ने महिलाओं को शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए कानून बनाए और लैंगिक समानता के भी कानून बना करके महिलाओं को अधिकार और उनके दायित्व के प्रति सजगता और समाज में महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक आत्मनिर्भरता व स्वावलंबन हेतु सरकार द्वारा बहुत प्रयास हुए, जिससे काफी हद तक भेदभाव को दूर करने में मदद मिली और 21वीं सदी आते आते पुनः बहुत सुधार हुए और महिलाएं शिक्षित होकर महिलाओं ने राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक, खेलकूद
और विभिन्न क्षेत्रों में नित नित नए आयाम तय किए और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पुरुष प्रधान क्षेत्रों में भी, जिनमें कभी महिलाओं की उपस्थिति को समझा ही नहीं जा सकता था, ऐसे क्षेत्रों में भी महिलाओं ने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की। चाहे फौज हो, राजनीति हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो या पायलट बनना हो, और ऐसा कोई भी क्षेत्र हो जिनमें कल्पना भी कर पाना संभव नहीं था, उन क्षेत्रों में भी जब जब महिलाओं को उचित अवसर मिले उन्होंने अपनी योग्यताएं साबित की और नए कीर्तिमान, नए आयाम स्थापित करके दिए। और आधुनिक दौर में संवैधानिक अधिकारों के प्रति महिलाओं में अधिक जागरूकता आई है। सामाजिक वातावरण पहले से अधिक समताकारी बना है, लेकिन मैं कहूंगा कि दुर्भाग्यवश महिलाओं को आज भी शिक्षा की पहुंच को सभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। लैंगिक भेदभाव मिटाने में जो जरूरी है वह लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हो, निरक्षरता को दूर हो। महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से बहुत कम है और महिलाओं को रोजगार के अवसर, तकनीकी कौशल के अवसर और मैं तो कहूंगा जीवन पर्यंत शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा में गुणवत्ता के सुधारों की विशेष आज आवश्यकता है। हमारे देश का या किसी भी देश का विकास पूर्ण रूपेण तब तक नहीं हो सकता जब तक इसका प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होकर राष्ट्र के निर्माण में सहयोग प्रदान न करे। और महिलाओं की समाज में लगभग 50% स्थिति है, तो जब तक महिलाएं शिक्षित होकर के अपने देश में योगदान, देश के विकास में योगदान नहीं देंगी, तब तक राष्ट्र उन्नति के शिखरों को नहीं छू पाएगा। और मैं तो कहूंगा सुखद स्थिति तभी मानी जाएगी जब महिलाएं शिक्षित होकर के पुरुष प्रधानता की मानसिकता से पीड़ित नहीं होंगी और अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने की क्षमता हासिल कर लेंगी। यदि मैं बात करूं कि वर्तमान में महिलाओं की सामाजिक स्थिति की, तो यह नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं के हालात पूरी तरह बेहतर हो गए हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि वे पहले से अधिक सचेत हुई हैं, अधिकारों के प्रति अधिक पेशेवर हुई हैं हमारी महिलाएं और अधिक जागरूक भी हुई हैं। महिलाओं ने देश के आर्थिक सामाजिक सुधार के मायने ही बदल कर रख दिए हैं और उनकी स्थितियां पहले से सुधरी हैं। और जिन महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति के बेहतर अवसर मिले हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजनीति का सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली महिला श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और यही नहीं दर्जनों की संख्या में कई राज्यों की मुख्यमंत्री भी महिलाएं रही हैं। और इतना ही नहीं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अरे पायलट हो, और आजकल सेना में और खेल में, और आपने देखा होगा पिछले ओलंपिक्स में पदक दिलाने वाली हमारी महिलाएं ही थी। और इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने झंडे गाड़ दिए हैं। राष्ट्र निर्माण में इतना सब योगदान देने के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति आज भी उपेक्षित ही है। उन्हें अपेक्षाकृत कम सुविधाएं, कम अधिकार और उन्नति के उतने अवसर नहीं मिल रहे हैं जितने कि लड़कों को मिल रहे हैं। उन्हें आज भी पिता, पति या पुत्र के संरक्षण में ही रहना पड़ता है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक आदि अन्य नियोक्ताएं आज भी महिलाओं पर लादी जा रही हैं, जिनसे उनका व्यक्तित्व निर्माण और समुचित विकास के अवसर उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए मूल रूप से हमारे समाज द्वारा संस्कार में दी जाने वाली सोच जिम्मेदार है और यह स्थिति ग्रामीण महिलाओं में और भी बदतर है। आज भी कई महिलाएं सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा की बीड़ियों को काटने में सक्षम नहीं हो रही हैं और न ही पुरुष की संकीर्ण मानसिकता को से निकल पा रही हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है क्योंकि उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। अधिकांशतः आज भी पुरुष से स्वतंत्र स्त्रियों की पहचान की अभिव्यक्ति वैचारिक दृष्टि से तो कहें तो संभव है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह कहीं देखने को नहीं मिल रही है। सामाजिक अनुपालना स्त्री के लिए अधिक आवश्यक है और महिला की पहचान स्वयं या अन्य लोगों के द्वारा पुरुषों के साथ ही होती है, जो या तो पुत्री के रूप में,
पत्नी के रूप में या मां के रूप में की जाती है। और मैं तो कहूंगा कि परिवार स्त्रियों को गुलाम बनाने की संस्था नहीं है, लेकिन हमारे समाज की प्रकृति ऐसी ही है। इस सोच में परिवर्तन की महती आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश अधिकांश वर्गों में आज भी महिला नजर में सिर्फ महिला ही है, इसके अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं है। भिन्न भिन्न स्थितियों का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में निर्वहन करने के बावजूद भी महिलाएं स्वतंत्र रूप से वह अपना अस्तित्व हासिल नहीं कर पाई हैं और उनसे पुरुषों द्वारा प्रत्येक भूमिका में संपूर्ण समर्पण की अपेक्षा की जाती है। ग्रामीण शिक्षित महिलाओं की स्थिति तो और भी बदतर है। कई बार ग्रामीण बच्चियों को सुयोग होने के बावजूद भी उनको एक अच्छे वर्ग की तलाश में दहेज न देने के कारण उनके लिए वैवाहिक ज्वलंत समस्या खड़ी हो गई है। उनके लिए सुयोग वर्ग की तलाश बहुत मुश्किल हो पा रही है और पढ़ी लिखी महिलाएं भी स्वतंत्रता का झूठा लवादा भले ही ओढ़कर जी रही हो, वे आंतरिक स्वतंत्रता से आज भी बेखबर हैं। महिलाओं को जब तक जिंदगी में निर्णय लेने की आजादी नहीं होगी, तब तक अपने अधिकारों का पूर्ण रूपेण निर्वहन नहीं कर पाएंगी और समाज की भागीदारी में उतना योगदान नहीं दे पाएंगी। आज महिलाएं विज्ञापन की दुनिया में बहुत आगे हैं, लेकिन अश्लीलता चिंतन का बहुत बड़ा विषय है। समाज में आ रही विकृतियां क्या बिकाऊ है, क्या बिकना है, इसे कौन तय करेगा? इसको बाजार द्वारा तय किया जा रहा है। हमें इसके बीच में खड़े होकर के यह निर्धारित करना होगा कि किसी की मजबूरी किसी का व्यवसाय न बन जाए और कहीं अर्थशास्त्र समाज शास्त्र को बौना न कर दे। स्त्री और मुक्ति आज भी नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो कभी नहीं मिल पाई हैं। विश्व पटल पर पहचान बनाती महिलाओं ने अधिकांश मान्यताएं बदल दी हैं। अस्तित्व को बचाने में संघर्ष करती स्त्री ने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है, परंतु आज भी समाज के कई वर्गों में सामाजिक अन्याय, कई अत्याचारों का शिकार महिलाओं को होना पड़ रहा है। नग्नता शालीनता हो, स्वाधीनता उच्छृंखलता हो, दायित्वहीनता हो, न्याय अन्याय हो, उचित अनुचित हो, इसकी बारीक रेखा हमारा समाज बनाता बिगाड़ता रहा है। एक नजर में अगर इसका निर्धारक पुरुष माना जाए तो दूसरी नजर में इसका निर्धारक स्त्रियों को मानना पड़ेगा और इस धुंधल को हमें साफ करना होगा। एक महिला की आजादी सच्चे मायनों में तब तक नहीं कही जाएगी जब तक उसके दिमाग की स्वीकारता होनी चाहिए, न कि उसके देह की। स्त्रियों में अद्वितीय क्षमताएं प्रदत्त हैं और जब जब इनको अवसर मिले हो तो उन्होंने चाहे भक्ति साहित्य हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इन सभी में अपनी योग्यता का अद्भुत परिचय दिया है और उन्हें पहचानने की आवश्यकता है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। एक ओर वो बहुत अच्छी सामाजिक व्यवस्था भी प्रदान कर सकती हैं, तो दूसरी ओर वो सामाजिक क्रांति भी ला सकती हैं। वे पुरुषों की सेवा करने में सक्षम है तो पुरुषों से सेवा कराने में भी सक्षम है। किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को कैसे अनदेखा किया जा सकता है? महिला और पुरुष दोनों समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं, जो समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। दोनों की समान भूमिकाओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षा सहित उनको सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाएं। परंतु आज क्या हो रहा है? हम 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों की अगर बात करें तो महिलाओं की साक्षरता पुरुषों की तुलना में बहुत खराब है और अधिकांश स्थितियों में महिलाएं या बच्चियां हमारी छोटी कक्षाओं में ही शिक्षा को छोड़ देती हैं। उनको उचित अवसर नहीं मिल पाते शिक्षा प्राप्ति के। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने रिपोर्ट में भी कहा था कि 15 से 18 वर्ष की लगभग 40% लड़कियां स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वो अपने घरेलू या तो अपने घरेलू कार्यों में संलग्न होती है या भीख मांगने जैसे कार्यों में संलग्न होती है। तो आधुनिक युग में ये आंकड़े भयावहता को दर्शाने वाले हैं कि आज भी हम इन इतना सब होने के बावजूद भी हमारी
बच्चियों को, हमारी महिलाओं को शिक्षा दे पाने में समर्थ नहीं है। असमंजस भरी स्थिति में नारी शिक्षा का प्रश्न भी उलझ कर रह गया है। एक इंसान आसपास के वातावरण को देखकर यह अंदाजा लगा लेता है कि नारी शिक्षा का फैलाव हो गया है। बहुत सी लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं, ऊंची पढ़ाई करके ऊंचे ओहदों पर भी तैनात हो गई हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं की संख्या कितनी है? नगण्य, बहुत कम। शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसरों में जो तेजी आनी चाहिए थी वह नहीं आ पाई है। कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों के बारे में बात की जाए तो कामकाजी स्त्री से अपेक्षा की जाती है कि वह दफ्तर से छुट्टी लेकर के घर के दायित्व को निभाए, चाहे प्रश्न बड़ों की जरूरत का हो या परिवार के किसी सदस्य की जरूरत का हो। इसके सब जरूरतों को पूरा करने के बावजूद भी उनके नसीब में प्रशंसा नहीं होती है। पिछले दिनों महिला सशक्तिकरण की प्रतीक माने जाने वाली महिला पेप्सिको की CEO इंदिरा नूई ने पद छोड़ते वक्त जो पीड़ा व्यक्त की, कमोवेश हर कामकाजी स्त्री की पीड़ा भी वही है। नूई का कहना था, मुझे रोज सुबह यह फैसला करना होता है कि आज मैं कौन सा किरदार निभाऊंगी, माँ का, बीबी का या बिजनेस वुमन का। यह कहना बहुत मुश्किल है। दुनिया में कोई भी जगह हो, कार्य क्षेत्र का कोई भी स्वरूप हो, महिलाएं इसी मानसिक संताप को झेल रही हैं। देखा जाए तो विश्व की आधी आबादी अगर आत्मनिर्भरता का रास्ता चुनती है तो प्रत्यक्ष रूप से उसके परिवार का आर्थिक सुदृढ़ीकरण तो होता ही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी यह महती अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम महिलाओं के प्रति इतने निष्ठुर हैं कि उस निष्ठुरता की परिणति यह हो रही है कि कामकाजी महिलाएं अपना नौकरी छोड़ रही हैं और हर कामकाजी महिला से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दफ्तर से छुट्टी लेकर के वह अपने घर की जरूरतों को पूरा करे, अपने पति की सेवा करे, बच्चों को संभाले, बुजुर्गों की सेवा करे और वह ऑफिस के दायित्वों को भी निभाए। हर भूमिका में उससे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। और एक सर्वे के मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद से रात 11 बजने से पहले कामकाजी स्त्रियों को नींद की झपकी लेने की फुर्सत तक नहीं मिलती और 17 घंटे अनवरत कार्य करने के बावजूद उसका शरीर भी कई बीमारियों का गढ़ बनने लगता है। उसकी चिंता ना समाज करता है ना परिवार करता है। स्वयं को हर मोर्चे पर सही सिद्ध करने की परीक्षा कामकाजी महिलाओं को भीतर ही भीतर तोड़ रही है। हर एक पल उसके अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है। बच्चों को समय न दे पाने की ग्लानि उन्हें अवसादग्रस्त बना रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसे हालत से कामकाजी स्त्रियों को मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसा तभी संभव है जब परिवार का पुरुष सदस्य भावनाओं से जुड़कर वास्तविक अर्थों में महिला का सहयोगी बने। धन्यवाद।